तो जैसे कि आज डेट 13 नवंबर 2020 है और आज छोटी दिवाली है, तो सबसे पहले तो आप सभी को छोटी दिवाली की बहुत बहुत थैंक शुभकामनाएं। यू। और उसके बाद आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में वही सेम द हिंदू के हम आर्टिकल्स प्लस एडिटोरियल को देखेंगे। देखिए पेज नंबर 1 पे एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाया है, आर्टिकल कह सकते हैं इसमें। तो इसमें क्या है, गवर्नमेंट रोल आउट रुपीज 1.1 लाख करोड़ स्टिमुलस। इसने बताया गया है कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने लगभग 1.1 लाख करोड़ का मतलब इतने के लागत के एक एम्प्लॉयमेंट एक अभियान चला है। वो मैं बता देता हूँ, आगे आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। जैसे कि आत्मनिर्भर भारत अभियान 3.0 है, तो इसका मेन मकसद क्या है, जॉब क्रिएशन और री एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी है, उन्होंने थर्सडे को कहा है, अनाउंसमेंट की है। ठीक है, थर्सडे को एक अनाउंसमेंट की और उस अनाउंसमेंट में लगभग 1.19 लाख करोड़ रुपए की कीमत की स्कीम के बारे में बताया गया है, जो कि स्कीम जो होगा जॉब क्रिएशन प्लस री एम्प्लॉयमेंट से संबंधित होगा। जो कैंडिडेट कोविड 19 पेंडेमिक के दौरान में अपनी जॉब खो चुके हैं, ये उनकी हेल्प करेगा। ठीक है, यहाँ पर ये सारी बातें कही गई है। इसमें यह भी कहा गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, आरबीआई के द्वारा, कि लगभग जो country had entered into a technical recession in the half of 2021। मतलब है नहीं कि जो कंट्री हमारे देश जो है लगभग 2021 के सेशन में, इसके फर्स्ट ऑफ हाफ में टेक्निकल रिसेशन में एंट्री कर चुके हैं। टेक्निकली मतलब फील्ड में एंट्री कर चुकी है, जिसमें लगभग 65,000 करोड़ के जो है आउटले 65,000 करोड़ का जो मतलब यानी कि स्कीम की या जो वॉर्थिंग की बात चल रही थी, उसमें से इतने का प्रोवाइड कर दिया गया है फर्टिलाइजर्स किसे, सब्सिडीज, मतलब इतने सब्सिडीज के फर्टिलाइजर प्रोवाइड कर दिए गए हैं फार्मर्स को। ठीक है, और इसी हमारा आत्मनिर्भर भारत अभियान जो 3.0 है, इसी से संबंधित ये कुछ पेपर की कटिंग है, उसके बारे में भी हम देख लेते हैं कि ये क्या कहता है। क्लियर नहीं हो रहा, कोई नहीं, मैं अलग से भेज दूंगा इसे। इसमें देखिए क्या लिखा है, इसमें बताया गया है कि लगभग 10,000 करोड़ की तो अनाउंसमेंट की है पीएम गरीब कल्याण रोजगार योजना के तहत, जिसमें मनरेगा के से संबंधित मतलब वो लोगों को रोजगार मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर बताया गया है, या फिर पीएम ग्राम सड़क योजना जो है उसके तहत ये 10,000 करोड़ की अनाउंसमेंट की गई है। सैलरी टैक्स पेयर जो है उनके लिए इनकम टैक्स रिलीफ कर दिया गया है, उनमें कंपनसेशन कह सकते हो या छूट दे दी गई है टैक्सेशन में। लगभग 2 करोड़ रुपए के कई लोगों के पैसे जो है वो वापस किए जा चुके हैं, रिफंड हो चुके हैं, और टोटल अमाउंट जो है रिफंडिंग की 2 करोड़ रुपए के बताया जा रहा है। गवर्नमेंट ने मतलब यानी कि 2 साल की जो ईपीएफ ड्यूज थे, जो कि 24% वेजेस का है। ठीक है, नए एम्प्लॉयमेंट के लिए, जो नए एम्प्लॉय है जिनकी हायरिंग अक्टूबर 1 से लेके 2020 से लेके जून 30 2021 तक हुआ है, उनके लिए, ठीक है, उनके लिए क्या किया है, 2 साल का जो ईपीएफ है, ठीक है, उनको मतलब यानी कि 24% वेजेस का ये ईपीएफ लागू कर दिया, ड्यूज लागू कर दिया। ठीक है, और नेक्स्ट है पीपल अर्निंग, जिसकी अर्निंग 15,000 रुपए पर महीने से कम है। ठीक है, या फिर जिसने अपनी जॉब खो दी है 1 मार्च से 30 सितंबर के बीच में, उसे री एम्प्लॉयमेंट के अंडर में कवर्ड किया जाएगा, ऐसी बात भी यहाँ पर कही जा रही है। फर्म्स मोर देन 50 एम्प्लॉयज, ऐसा फर्म जिसमें 50 एम्प्लॉय से ज्यादा है, मतलब ऐसा फर्म जिसमें 50 से ज्यादा एम्प्लॉय हैं, उनमें कम से कम मस्ट हायर एटलीस्ट 5 मोर टू बी कवर। तो उसमें मतलब कम से कम 5 को और कवर किया जा सकता है, हायर करने चाहिए 5 को कवर करने के लिए। फिर बताया जा रहा है फार्मर्स, मतलब यानी कि वो कवर क्या, री एम्प्लॉयमेंट की बात चल रही है। फार्मर से संबंधित बात करें तो गवर्नमेंट ने 65,000 करोड़ का फर्टिलाइजर प्रोवाइड किया है, जो कि हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं ऊपर ऑलरेडी। और आगे बताया गया है इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित 18,000 करोड़ का एलोकेशन किया है पीएम आवास योजना के तहत अर्बन हाउसिंग को बनाने के लिए, उनके कंस्ट्रक्शंस के लिए, और लगभग 8,000 करोड़ का बजट जो है इनके लिए अलॉट किया जा चुका है। ठीक है, और उसके बाद गवर्नमेंट क्या एक्सपेक्टेशन और कर रही है कि लगभग
लाख नए जॉब और वैकेंसी उनके निकालने की, ठीक है। और डिमांड है 25 लाख एमटी ऑफ स्टील एंड 131 लाख एमटी ऑफ सीमेंट। इतने आपको देखो मैन्युफैक्चरिंग के रिगार्डिंग या फिर आपके वैकेंसीज के रिगार्डिंग इनकी एक्सपेक्टेशन और गवर्नमेंट के द्वारा की जा रही है। फ्री अप इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्ट्रैक्टर कैपिटल बाय रिड्यूसिंग परफॉर्मेंस सिक्योरिटी चार्जेस एंड स्क्रैपिंग अर्नेस्ट मनी। जस्ट ए मिनट। तो देखिए इसमें क्या बताया गया और कि फ्री अप इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्ट्रैक्टर कैपिटल्स बाय रिड्यूसिंग परफॉर्मेंस सिक्योरिटी चार्जेस, मतलब जो भी उनकी परफॉर्मेंस के रिगार्डिंग जो सिक्योरिटी चार्जेस है उन सबको कम करना, ठीक है। उनकी स्क्रैपिंग का या स्क्रैपिंग से जो अर्नेस्ट होती है उन, यहाँ पर यही सारी चीजें बताई गई है कि उनके इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्ट्रैक्टर्स से या कैपिटल से संबंधित जो भी उनके परफॉर्मेंस सिक्योरिटी चार्ज लगते थे उनको कम करके उनकी अर्निंग को ग्रोथ अप करना गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के द्वारा, ये सारी बातें यहाँ पर कही गई है। और 6000 करोड़ के लिए उनके लिए एक प्लेटफॉर्म रेडी हुआ है उनकी इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के रिगार्डिंग, और 10,200 करोड़ का एडिशनल फंडिंग दी गई है उन्हीं के इंडस्ट्रियल एक्सपेंडिचर के लिए। और इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी के लिए एक स्कीम एक्सटेंड की गई है जिसकी स्कीम की लास्ट डेट है 31 मार्च 2021 तक का। तो ये सारी चीज है जो कि एक तरह से हमारी इकोनॉमी को बूस्टअप करने के लिए भी ये कह सकते हो आप। और ये जो सारे पैकेज है टोटल इतने 29,87,641 करोड़ का है। ये सारे जो भी आप लोगों को बताए, इससे क्या होगा हमारी जो जीडीपी नीचे की ओर कॉन्ट्रैक्ट हो गई थी 10% के लगभग तक, वो धीरे धीरे होगा क्या ग्रोथ अप करने लग जाएगी। तो इस पूरे आर्टिकल में आपकी क्या क्या चीजें बताई गई है मैंने आपको ये क्लियर करने की कोशिश की और शायद समझ में भी आ गई होगी आप लोगों को। क्लियर है ये कंसेप्ट? हेलो जी सर, जी बताइए। हाँ, तो नहीं आत्मनिर्भर भारत अभियान 3.0 के रिगार्डिंग री एम्प्लॉयमेंट के रिगार्डिंग बात की गई और ये सारी चीजें मैंने बताई, ये सारी चीजें यहाँ पर इनके बारे में डिटेल दी गई है। आगे चलते हम अगले पेज पर, पेज नंबर 2 पर। इसमें क्या है, एक आर्टिकल्स है वो विवेकानंद की स्टैचू से संबंधित है, ठीक है, जो कि जेएनयू कैंपस में है इस वक्त, उसके बारे में बात की गई है। तो पीएम मोदी ने स्टूडेंट्स को एड्रेस किया है या स्टूडेंट्स को बताया है या कुछ चीजें कही है, वो क्या है, उन्होंने थर्सडे को, ठीक है, स्वामी विवेकानंद की जो स्टैचू थी जेएनयू कैंपस में, वहां पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा बच्चों को एड्रेस किया। बच्चों को क्या बताया, उन्होंने कहा है कि it was the of utmost importance that individual ideologies are aligned with the national interest and that giving the priority to one ideology over the national's interest in harmful to the democratic system। देखिए क्या बताने की कोशिश की गई है कि मतलब यानी कि जो ये मूर्ति थी तो उनके उस मूर्ति के बारे में बताया जा रहा है, मतलब विवेकानंद जी के बारे में बताया जा रहा है कि वो एक ऐसी आइडियोलॉजीज थी, ठीक है, जो कि नेशनल इंटरेस्ट रखते थे, मतलब राष्ट्रीय रुचि थी, और किसी भी राष्ट्र के कामों में जो भी मतलब या लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाए, ठीक है, उसके खिलाफ रहते थे और हरदम उस चीज के लिए प्रायोरिटी देते थे अपने आप को। तो यहाँ पर उनके आइडियोलॉजी के बारे में बताई गई है, उनके बारे में बात की गई है। और तो ज्यादा कुछ नहीं है, एक इंपॉर्टेंट बस वो था, एक न्यूज था ताकि आपको अपडेशन पता रहे, बस और कुछ नहीं है इसमें। अगला आर्टिकल है, ये आर्टिकल क्या है आपके कोविड से रिलेटेड। ये जो महीना गया है सबसे हाईएस्ट डेथ हुई है दिल्ली के अंदर, सिटी के अंदर, कैपिटल के अंदर, जिसमें बताया गया है कि थर्सडे को ही 7,053 नए वायरस केस आई और 104 जो है ज्यादा मौतें आई हैं, ठीक है, 104 ज्यादा लोगों की वहां मृत्यु हो चुकी है अब की बार, जितने भी मरते थे उससे 104 मोर देन, ठीक है। तो वहां पर वही चीज बताई जा रही कि हेल्थ मिनिस्टर जो हमारे सत्येंद्र जैन जी हैं वो कह रहे हैं, बृहस्पतिवार को उन्होंने कहा है थर्सडे को कि जो इस वक्त इन्फेक्शन जो है वो अपने पीक पर है, ठीक है, और शायद अब ये केसेस जो है धीरे धीरे घटते जाएंगे। उन्होंने ऐसी एक्सपेक्टेशन की है, ये उनकी प्रिडिक्शन है, उनका अनुमान है। और उन्होंने कहा है कि जो 3-4 महीनों से जो बात करें तो 3-4 महीनों में ये सबसे ज्यादा हाईएस्ट है, सबसे ऊंची इसकी पीक है या सबसे ज्यादा केसेस है। और ये हो सकता है एक आध वीक में डिक्रीज होना शुरू हो जाए, ये ऐसा मिस्टर जैन ने कहा है। तो मिनिस्टर ने लॉन्च किया है एक जीवन सेवा,
जीवन सेवा क्या है? एक ऐसा ऐप है जो कि कोविड-19 के पेशेंट के लिए हेल्पफुल होगा, ठीक है, उनके हॉस्पिटल के साथ कम्यूट करने के लिए या फिर हेल्थ केयर फैसिलिटीज को अवेल कराने के लिए, ठीक है। और ये ऐप जो होगा आपका, द ऐप विल यूज इलेक्ट्रिक व्हीकल, ये ऐप इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज करेंगे, ठीक है। जैसे कि एक एम्बुलेंस में को यूज किया जाता है, किसके लिए? टू ट्रांसफर नॉन क्रिटिकल पेशेंट्स टू हेल्थ केयर फैसिलिटीज, ठीक है। जो भी आपके नॉन क्रिटिकल पेशेंट होते हैं उन्हें हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जाता है, तो उसी चीज को फ्री ऑफ कॉस्ट करने की बात की जा रही है इस जीवन सेवा के द्वारा। तो यहाँ पर ये है, ये इंपॉर्टेंट था कौन सा ऐप है और करंट में केसेस कितने आए हैं, या सबसे टॉप है जो इस बार कितने मोर देन आपके डेथ हुई है वहां पर, और 3-4 महीनों में कंपैरिजन किया जाए तो सबसे मोर इसी महीने का बताया गया है, और उसके लिए कौन सा अभियान या कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है और उसकी फैसिलिटीज या उसके फीचर्स क्या है, ये चीजें आगे देखिए। पेज नंबर 3 पर, पेज नंबर 3 में है आर्टिकल दिल्ली एयर क्वालिटी इंप्रूव स्लाइटली, वहां की एयर क्वालिटी अब शायद धीरे धीरे सुधर जाए, उसके बारे में बात कही जा रही है। तो इसके बारे में मैंने आप सभी को सीपीसीबी क्या है, सफर क्या है और AQI क्या है, एयर क्वालिटी इंडेक्स, ठीक है, वो सब क्या है, तो तीनों चीजें बता रखी है। एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है, सीपीसीबी क्या है और सफर क्या है, क्योंकि हर दूसरे तीसरे दिन ये आ रहा है आर्टिकल, और मेरे हिसाब से आप लोगों को पता भी लग गया होगा कि ये तीनों चीजें क्या है। क्लियर है ये? जी कौन बताएगा मुझे सीपीसीबी या फिर एयर क्वालिटी के बारे में बताइए, एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या होती है? कोई भी कैंडिडेट सर ये जी हेलो, बताइए। एयर टैक्स मतलब एक पॉल्यूशन को measure करने के लिए एक सूचकांक होता है जिसको पर डेली बेसिस पर कितना पॉल्यूशन आपको ह्यूमन हेल्थ पर ग्रेट, तो बिल्कुल सही है। वैसे आपकी और आवाज फिर भी ब्रेक हो रही है। तो वो हेल्थी अच्छा, मेरी आवाज आप लोगों को प्रॉपर सुनाई दे रही है ना? क्लियर है मेरी आवाज? ये सुनाई दे रही है। ठीक है, तो यहाँ पर यही सारी चीजें हैं। AQI आप लोगों को अगर नहीं भी पता है तो इसके बारे में डिटेल देखनी है। एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है, सीपीसीबी क्या है, कौन सा बोर्ड होता है, और ये सफर क्या किस प्रकार की स्टेटरी बॉडी होती है, या ये जो ऑर्गेनाइजेशन है क्या काम करता है, ये तीनों चीजें आपको देखना है, ठीक है। आर्टिकल अगला है CPWD लॉन्चेस डिजाइन कंपटीशन फॉर आयोनिक स्ट्रक्चर नियर पुराना किला। एक CPW ने एक डिजाइन लॉन्च किया है आयोनिक स्ट्रक्चर के कंपटीशन के रिगार्डिंग, जो कि पुराना किला के पास है, और ये जो है इट कुड बी ए टावर और स्कल्पचर बिल्ट एट द हाइट ऑफ 130 मीटर, 134 मीटर ऊंचा टावर हो सकता है। और सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट मतलब CPWD ने थर्सडे को एक डिजाइन लॉन्च किया है आयोनिक स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग, जिसका पर्पस जो होगा यमुना यमुना नदी के किनारे जो गार्डन है, ठीक है, जो कि पुराने किले के पास है, वहां पर उसके डेवलपमेंट के रिगार्डिंग एक रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट चालू करने का, ठीक है। तो रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट कह सकते हो, ये आयनिक स्ट्रक्चर का काम क्या है, रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग ये शुरू किया गया है। और यहाँ पर एक आपका एक टावर है जिसके टावर की जो हाइट है 134 मीटर रखी गई है, ऐसा बताया गया है। और ये जो किसका सिंबल होगा, ये आपके हिस्टोरिकल एंड कल्चर हेरिटेज का सिंबल होगा, ठीक है। यहाँ पर बताया गया मतलब यानी कि इस रूप में इसे प्रस्तुत किया जाएगा या दिखाया जाएगा, ये सारी बातें कही गई है यहाँ पर। पेज नंबर 9 पर बढ़ते हैं। पेज नंबर 9 पर एक आर्टिकल है जम्मू एंड कश्मीर का मे सी ट्रायंगुलर फाइट इन डीडीसी इलेक्शन। कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के अंदर ऐसा लग रहा है कि ट्रायंगुलर फाइट हो रहा हो डीडीसी इलेक्शन को लेकर। क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? क्योंकि एक तो गुप का डिक्लेरेशन आ गया, एक बीजेपी वाले हो गए, एक जम्मू एंड कश्मीर वाले जो अपनी पार्टी के हैं उनके हो गए, मतलब JNK वाले हो गए, एक बीजेपी के हो गए, गुपकर एलियंस के हो गए। तो इन तीन लोगों का आपस में टक्कर होने वाली है, भिड़ंत होने वाली है इलेक्शन के रिगार्डिंग। तो यहाँ पर इस आर्टिकल में वही चीजें बातें कहने की कोशिश की गई है।
अगला आर्टिकल है पोस्टमैन टू हेल्प विद द सर्टिफिकेट, विद लाइफ सर्टिफिकेट। एक पोस्टमैन यहाँ पर डाकिया नहीं है, पोस्टमैन क्या है, एक आपका मीडिएटर, एक पेमेंट गेटवे है, उसके लिए वहां पर बात की जा रही है। तो देखते हैं क्या है कि द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल या पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन्स ऑन थर्सडे इंट्रोड्यूस ए चार्जेबल डोर स्टेप सर्विस फॉर सबमिशन ऑफ डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट। देखिए क्या कहा है, फॉर दिस सबमिशन ऑफ डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट, मतलब डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट के सबमिशन के लिए कहां पर डोर स्टेप सर्विस दे रहा है, घर तक की सर्विस दे रहा है जो कि चार्जेबल होगी। इस टाइप की एक सर्विस के बारे में इंट्रोडक्शन दिया गया है थर्सडे को, ठीक है, जिसे पोस्टमैन के द्वारा, मतलब पोस्टमैन के द्वारा ये जाना जा रहा है या पोस्टमैन के नाम से जाना जा रहा है, ठीक है। और इसका मेन टास्क क्या होगा, रिलीव टू द लैक्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स, मतलब जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पेंशनर है उनको रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए ये आपका जो है ये डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट ये काम करेगा। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एंड मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैव लॉन्च्ड द इनिशिएटिव ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर वेलफेयर। तो देखिए इसने बताया है कि मतलब यानी कि जो आपके इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मिनिस्ट्री है या फिर इंडियन पोस्ट पेमेंट और डिपार्टमेंट के जो मिनिस्ट्री है उन्होंने एक डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन और पेंशनर्स के लिए एक प्रोग्राम को या एक वेलफेयर को, सॉरी, एक वेलफेयर को लॉन्च किया है, जिसका मतलब मेन टास्क क्या होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स को रिलीफ प्रोवाइड करना, आराम प्रोवाइड करना, ये इसका मेन टास्क है, ठीक है। और ये जो आपकी फैसिलिटी है ये आपके जीवन प्रमाण पोर्टल इसके द्वारा मतलब यानी कि सबमिट की गई थी, जिसको लॉन्च किया गया था नवंबर 2014 के अंदर, 2014 के अंदर। ये आपका हो गया पेज नंबर 9 का सॉरी पोस्टमैन के रिगार्डिंग जो आर्टिकल था। पेज नंबर 10 पर है मास्टरमाइंड्स नॉट इन पाक लिस्ट, कि जो भी नवंबर वाला 26 नवंबर का जो भी इंसिडेंट हुआ था, बॉम्ब का धमाका हुआ था, ठीक है, उसके रिगार्डिंग जो भी उसके मास्टरमाइंड्स थे उस पाक की लिस्ट में शामिल नहीं है। तो उससे संबंधित एक आर्टिकल आया है और इसमें बताया गया है कि इंडिया ने पाकिस्तान को हिट आउट किया है, किसके लिए, फॉर ओमिटिंग द नेम ऑफ मास्टरमाइंड, मतलब उन मास्टरमाइंड के नेम को बाहर निकालने के लिए जो कि 26/11 मतलब 26 नवंबर मुंबई अटैक के लिए जो कि उत्तरदायी माने जाते हैं, ठीक है। तो लेकिन मुसलमान कह रहा हूं, लेकिन पाकिस्तान उसे इग्नोर कर रहा है और मना कर रहा है कि वो उसके पास नहीं है। तो उसी से संबंधी में ये आपके यहाँ पर आर्टिकल दिया हुआ है। तो यहाँ पर एक चीज और बात कही गई है, इसमें एक फेडरल एजेंसी की बात होती है, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। तो फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी क्या होती है, एक्चुअली एक बॉर्डर कंट्रोल है जो कि क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, काउंटर इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी एजेंसी के तहत काम करता है। और ये जो है पाकिस्तान में है और इसका फाउंडेशन जो हुआ था 13 जनवरी 1975 को हुआ था। हेडक्वार्टर इसका है इस्लामाबाद, पाकिस्तान। तो हो गया ये सारी क्लियर, ये दोनों तीनों जो आर्टिकल मैंने इस पेज पे बताया, क्या क्लियर है आप लोगों को? जवाब दीजिए, क्लियर है? यस सर, क्लियर। ठीक है, क्लियर है तो अब आप लोग पढ़ के भी दिखाएंगे थोड़ा सा, अभी नहीं। पेज नंबर 10 पर बढ़ते हैं हम लोग। पेज नंबर 10 पर एक आर्टिकल आया हुआ है, एशियन टू एक्सपेंड ट्रेड डिस्पाइट आरईसीपी वॉकआउट। मतलब यहाँ पर जो हमारे पीएम हैं वो क्या कर रहे हैं, 10 मेंबर्स के रिगार्डिंग, उनके सबमिट के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं, जिसमें इंडियन और एशियन के देशों के बीच में एक सबमिट होने वाली है, ठीक है, जिसमें 15 नेशनल रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट होगा। मतलब 15 देशों के बीच में साफ साफ बात चल रही है, 15 नेशनल रीजन, मतलब 15 नेशनल रीजन है प्लस जिसमें इंडिया भी शामिल है, इनके बीच में एक एग्रीमेंट होगा, आरसीईपी इसे शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है। और ये जो एग्रीमेंट होगा आपका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा, ठीक है। और ये आपका 15 नवंबर को साइन किया जाएगा, ऐसी एक्सपेक्टेशन जारी की जा रही, ऐसी एक्सपेक्टेशन हो रही है। और जिसमें चाइना, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, जापान और 10 एसोसिएशन साउथ ईस्ट एशियन के हैं, ठीक है, जो कि इसमें प्रेजेंट होंगे। और इसके बारे में मिस्टर मोदी ने $1 मिलियन का कंट्रीब्यूशन एशियन के लिए
मतलब एशियन के द्वारा $1 मिलियन का कंट्रीब्यूशन किया गया है कोविड-19 के रिकवरी के फंड के रूप में। ठीक है, तो इसके लिए उन्होंने अनाउंसमेंट की है मोदी साहब ने। तो ये हमारा आर्टिकल हो गया एशियंस के बारे में, उनकी रिकैप एग्रीमेंट के बारे में। ठीक है, पेज नंबर 13 पर है कि चाइना ने मतलब यानी कि काम करना शुरू कर दिया है रेल लाइन पे, जो कि अरुणाचल बॉर्डर के नजदीक में है। ठीक है, और ये जो रेल लाइन है आपकी सेकंड मेजर रेल लिंक होगी, जो कि तिब्बत से होके गुजरेगी। और ये कहाँ कहाँ किसके बीच में लिंक बनाएगी? सिचुआन के जो प्रोविनेंस है जिसमें कि नाइनगिंची है, जो कि इंडियन के अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर के साथ लाई कर रहा है, या सटा हुआ है, चिपका हुआ है, टच में है, कह सकते हैं कि उसके साथ ये जोड़ रही है एरिया। मैप में अगर दिखाने की बात करूं तो वो कौन सा एरिया है, वो आपका ये है, देखिए ये आपका अरुणाचल प्रदेश दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इसके बॉर्डर के पास से, यहाँ से न्यांगिची से लेकर यहाँ तक ये जा रही है। तो इस लाइन को अटैच करने की, इस रेलवे लाइन की वहां पर बात कही जा रही है। ये जो रेलवे लाइन होगी आपकी 1011 किलोमीटर होगी। ठीक है, यान से लेके न्यांगेची तक। ठीक है, यहाँ से सिर्फ यहाँ तक 1011 किलोमीटर। ठीक है, और इसका ऐसा अंदाजा है कि इसका जो काम है 2030 तक पूरा हो जाएगा, फिर इसकी लॉन्चिंग कर दी जाएगी। तो ये था हमारा रेल बॉर्डर के बारे में, जो कि चाइना ने जिसका काम शुरू किया है। ठीक, उसके बाद अगला है एडिटोरियल। एक ही एडिटोरियल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी कुछ नहीं है, वही आपके सारी चीजें पुरानी घिसी पिटी दे रखी है। कुछ इंपॉर्टेंट है तो कुछ नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या, एक तो इलेक्शन से संबंधित, एक कोविड-19 के बारे में बताई गई है कि कोविड-19 की तरह ही ट्रंप भी रहे लंबे समय तक, या इस टाइप से उनकी फितरत है, वो सारी चीजें वहां पर कही गई है। तो देखते हैं जो चीज इंपॉर्टेंट है हमारे लिए उसमें क्या है। देखिए एक बात कही, एक एडिटोरियल आया है आपका कि ए डील फॉर द पोस्ट ब्रेक्सिट एरा, पोस्ट ब्रेक्सिट एरा से संबंधित डील के बारे में बात कही जा रही है। इसमें क्या है, ब्रिटेन जो है आपका एक ट्रेड पैक्ट व्यू रखता है, किसके साथ? जापान के साथ में, जिसमें कि वो TPP 11 में एंट्री कर रहे हैं। तो ये क्या है, एक एग्रीमेंट है, ट्रेड एग्रीमेंट है, जो कि अक्टूबर में हुआ था। किसके किसके बीच में? यूके और जापान के बीच में हुआ था। ठीक है, और इसके बाद इसमें ये बताया गया है कि ये जो है आपका एग्जिस्ट कब करेगा, मतलब यानी कि काम इस तरह शुरू कब किया जाएगा ये सारा, या इसके तहत 31 दिसंबर से। ठीक है, और यही उसका ट्रांजेक्शन, जो ट्रांजिशन पीरियड होगा उसके रूप में डिफाइन भी किया जाएगा। सेलिंग, इसी में आपका सेलिंग पॉइंट इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, जो यूके गवर्नमेंट के लिए राजनीति रूप से देखें तो जो सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट है वो क्या है, वहां का ट्रेड पैक्ट ही है। ठीक है, ट्रेड पैक्ट ही है वहां का सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट, जो कि मॉडल्ड किया गया है किसके ऊपर? EU जापान इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट के ऊपर। ठीक है, और ये लगातार जापान के एग्रीकल्चर मार्केट को एक्सेस करने के, मतलब उसके कंटिन्यूटी के बारे में बताता है, उसके एक्सेशन के बारे में बताता है, यहाँ पर बात की गई है। The large symbolic nature of those terms have allowed Japan to proclaim the domestic agriculture lobbies. और सबसे बड़ा सिंबॉलिक नेचर जो अगर इस टर्म में सबसे बड़ा सिंबॉलिक बात करें, सिंबॉलिक नेचर की बात करें, तो वो ये है कि जापान को प्रोक्लेम करना किसके लिए? डोमेस्टिक एग्रीकल्चर लॉबीज के रिगार्डिंग। ठीक है, और इसमें कोई इस टाइप की कोई कोटेशन नहीं दी गई है जो कि यूके फार्म के द्वारा ऑफर्ड किया गया हो। तो कुछ खास नहीं है, मेन तो ये है, ये क्या है, एक एग्रीमेंट है, कब हुआ था, प्रोसीड कब होगा। ठीक है, और उसके लिए सेलिंग पॉइंट किस रूप में है, तो ये सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट है। ये चीज बता देना, एग्जाम्पल के रूप में आप एग्रीकल्चर के टर्म में इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं। ठीक है, और इसके न्यू रियलिटी के बारे में आज का करंट ऑफ व्यू क्या है ब्रिटेन को लेकर, यहाँ पर वो बात कही गई है। तो ये पढ़ेंगे तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल है। तो ये आर्टिकल और एडिटोरियल हमारा द हिंदू का यहाँ पर फिनिश होता है। और उसके बाद अब हम चलते हैं एक्स्ट्रा न्यूज की तरफ। तो उसमें आप लोग मेरी हेल्प करेंगे थोड़ी सी, कैसे आप लोगों को, मतलब मुझे सिखाना है पढ़ना भी, ताकि आप लोग खुद ही उस चीज का एनालिसिस कर सको। तो आइए देखते हैं, हम चलते हैं कुछ एक्स्ट्रा रिसोर्सेज की तरफ। तो अब हमारे स्टार्ट हो गया डेली करंट अफेयर्स 2020 13 नवंबर। ठीक है, 2020 की न्यूज है ये, और मैंने अभी तक आपको द हिंदू के एडिटोरियल प्लस आर्टिकल करवाए हैं। अब हम कर रहे हैं करंट अफेयर्स की तरफ। तो करंट अफेयर्स में हमारा फर्स्ट पेज आता है। ठीक है, या फर्स्ट टॉपिक आप कह सकते हैं, कॉलिन्स वर्ड ऑफ द ईयर। तो इसके बारे में
पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं, उसके बारे में मैं आप लोगों से कंसल्ट करता हूं। देखिए क्या है, यहां पर बताया गया है कि कॉलिन की जो डिक्शनरी है उसमें डिक्लेरेशन किया गया है लॉकडाउन को, ठीक है, एज द वर्ल्ड ऑफ द ईयर के रूप में, ठीक है, वर्ल्ड ऑफ ईयर के रूप में लॉकडाउन को डिक्शनरी में डिफाइन किया गया है, डिक्लेयर किया गया है। और इसमें क्या है आपका, ये आपका लॉकडाउन हो गया, और इनकी डिक्शनरी में ये देखिए यहाँ लिख रखा है साफ साफ, ये चीजें यहाँ पर बताई गई है। तो इसके बारे में देखिए क्या है, ये आपका इंडियन एक्सप्रेस न्यूज से है। इसमें देखिए ये जो आपका है, इसमें बताया गया है कि एक ऐसी सिक्योरिटी जो मेजर करती है, ठीक है, इन विच दोज इनसाइड ए बिल्डिंग या फिर एरिया, कि किसी भी बिल्डिंग के अंदर या फिर एरिया के अंदर, विच आर रिक्वायर्ड टू रिमेन कॉन्फिडेंशियल इन ए फॉर ए टाइम, मतलब जिसको किसी निश्चित समय के लिए कॉन्फिडेंशियल रहने की, सॉरी कॉन्फाइंड है ये, कॉन्फाइंड रहने की मतलब है नहीं कि आपको क्या करना है, घर से बाहर नहीं निकलना। लॉकडाउन में हुआ क्या था, हम लोग बाहर नहीं निकले थे, ठीक है, तो वही चीजें यहाँ पर बताई गई है कि एक ऐसी सिक्योरिटी है जिसमें लोगों को क्या अपने बिल्डिंग में या फिर अपने एरिया में ही रहना है, उन्हें वहां पर छुप के रहना है चाहो मानो, या फिर आपका बच के रहना है, ठीक है, और इसी चीज को सोशल इंटरेक्शन का ध्यान रखना है, और पब्लिक स्पेसिस के बीच में जो एक्सेस है उन सारी चीजों के रेस्ट्रिक्शंस के बारे में भी बात की गई है। तो ये हो गया हमारा व्हाट इज लॉकडाउन की बात, ठीक है। और यहाँ पर दूसरा सेकंड पॉइंट आपको बता रहा है कि while the world gained traction with the rise of COVID-19 pandemic, जब हमारे देश में कोविड-19 पैंडेमिक का प्रभाव या इस महामारी का इफेक्ट जो है धीरे धीरे बढ़ने लगा, ये राइज अप करने लगा, तो उस समय दिस हैज सर्टेनली नॉट बीन द फर्स्ट इंस्टेंस दैट द वर्ल्ड हैज फेस्ड ए लॉकडाउन। तो मतलब ये कोई निश्चित नहीं था, पहली बार मतलब नहीं किया, पहली बार के लिए सर्टेन करना, निश्चित करना या फिक्स करना सही नहीं था कि वर्ल्ड जो होगा इस प्रकार के एक बड़े लॉकडाउन का सामना करेगा, हमारा देश जो है उसमें एक बड़ा लॉकडाउन लगने वाला है, इस चीज का भी एक कोई सर्टेनिटी नहीं थी। इसमें यह भी बताया गया है कि जो लॉकडाउन आपका 2020 लगा है, इसमें डिक्लेरेशंस ऑफ कोविड-19 एज ए पैंडेमिक, जैसे कि सभी जानते हैं कि WHO के द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कोविड-19 को एक पैंडेमिक घोषित कर दिया गया, महामारी घोषित कर दिया गया 11 मार्च को, ठीक है, और जिसमें कुछ ग्लोबल रेस्ट्रिक्शंस बताए गए थे ट्रैवल, मूवमेंट और कॉन्ग्रीगेशंस के रिगार्डिंग, जिसमें यह भी बताया गया था कि जो चाइना है जिसने SARS-CoV-2 वायरस जो है सबसे पहले इसके बारे में दर्शाया था, इसके अपीयरेंस को शो किया था, और ये पहली कंट्री थी जिसने लॉकडाउन भी लगाया था और क्वारंटाइन शुरू किया था जनवरी के अंदर, ये यहाँ पर कहने की कोशिश की जा रही है। तो ये हो गया हमारा लॉकडाउन के बारे में, ठीक है। और ये कॉलिन डिक्शनरी एक प्रिंटेड है, ऑनलाइन डिक्शनरी है इंग्लिश की, ठीक है, और इसे पब्लिश किया था हार्पर कॉलिंस ने, इसलिए इसका नाम कॉलिंस रखा गया है। अगला आर्टिकल है इसमें शेख खलीफा बिन सलमान अल खलीफा। इसमें क्या है, ये सबसे लंबी मतलब कि ये कौन है, ये सबसे लंबे सर्विंग प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है, सर्विंग प्राइम मिनिस्टर है ये बहरान के, बहराइन कहते हैं आप लोग, ठीक है, बहराइन के सबसे लंबे सर्विंग प्राइम मिनिस्टर है, जिनकी जो एज थी 84 के लगभग थी, अब उनकी डेथ हो चुकी है, तो उन्हीं के बारे में ये बताया गया है। तो हम यहाँ पर पढ़ते हैं इन्हीं के बारे में, तो देखते हैं। देखिए, प्रिंस खलीफा बिन सलमान अल खलीफा जो थे, जिनका जन्म 1935 में हुआ था, मृत्यु 2020 में हुई थी, और ये एक बहरानी के रॉयल और पॉलिटिशियंस थे, ठीक है, रॉयल मतलब यानी कि वहां के शाही थे, शासन चलाते थे, या ठीक है राजा कह सकते हो आप लोग, और पॉलिटिशियन भी थे, हु हैड सर्व्ड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ बहराइन, जो बहराइन के प्राइम मिनिस्टर के रूप में कार्यरत थे, कब से, 19 जनवरी 1970 से लेके अपने डेथ तक, अपने डेथ तक थे ये, ठीक है। और बताया गया कि हैविंग टेकन ऑफेंस ओवर ईयर प्रोग्राम बिफोर बहराइन्स इंडिपेंडेंस और 15 अगस्त 1971, और बताया गया कि हैविंग टेकन द ऑफिस, ठीक है, कि 11 सॉरी जिन्होंने मतलब यानी कि वो अपने ऑफिस कार्यभार संभाला है बहराइन्स के इंडिपेंडेंस से लेकर अब तक का, 15 अगस्त 1971 से बात की गई है, ठीक है। और ही वाज द लॉन्गेस्ट, बता ही चुका हूं कि सबसे लंबे मतलब सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले प्राइम मिनिस्टर है। और इनका जो इनके रूल्स की बात करें तो एल खलीफा फैमिली हैज रूल्ड बहराइन सिंस 1783, 1783 से इनकी फैमिली वहां पर शासन कर रही है
ऐसी भी बात कही जा रही है इसमें। और इनके बारे में बात करें बहराइन के बारे में, तो बहराइन का एक सॉवरेन स्टेट है, ठीक है, कहाँ पर, गल्फ के अंदर है। और आपका इसमें जो है लगभग एक आइसलैंड है, ठीक है, जो कि कतारी पेनिनसुला, ठीक है, और नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ सऊदी अरेबिया को कनेक्ट करता है, इन दोनों के बीच में है। और जो लगभग कनेक्शन है वो 25 किलोमीटर लंबा है, जिसके द्वारा ये कनेक्ट है, ठीक है। और बहराइन के बारे में ये भी बताया गया कि सऊदी अरेबिया का पड़ोसी है, यूनाइटेड अरब स्टेट का पड़ोसी है, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर कही गई है। आगे चलते हैं हम लोग। आचार्य कृपलानी के बारे में बात की गई है। ये कौन थे आचार्य कृपलानी जी, ठीक है, जो नरेंद्र मोदी है, ठीक है, हैज पेड ट्रिब्यूट्स टू आचार्य कृपलानी ऑन हिज जयंती। आचार्य कृपलानी के बारे में जानते हैं, उन्होंने भाई नमन किया है आचार्य कृपलानी को उनके जन्मदिन पे। तो उसी के बारे में देखते हैं कि ये कौन है। ये देखिए आगे इनकी डिटेल। कृपलानी साहब थे जिनका जन्म 1888 में हुआ था, मृत्यु इनकी 1982 में हुई थी। और ये एक इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट थे, और साथ साथ एक इंडियन पॉलिटिशियन भी थे, और प्लस एक एजुकेशनिस्ट भी थे, शिक्षा से संबंधित भी थे, आजादी के लिए काम करने वाले एक्टिविस्ट भी थे, और एक पॉलिटिशियन भी थे, राजनीतिक नेता भी थे, ठीक है। एजुकेशनिस्ट के रूप में अगर बात करते हैं तो कृपलानी जी ने एजुकेशन के लिए 1912 से लेकर 1927 तक काम किया है, ठीक है, इस फील्ड में काम किया है। और उन्होंने जो आपका ही टॉट एट वेरियस प्लेसेस, और उन्होंने कई जगह सीखा है, ठीक है। जब वो इस चीज में फ्रीडम मूवमेंट में इन्वॉल्व हुए तो इस चीज के बारे में इन्होंने कई जगह से एजुकेशन प्राप्त की है। और ऐसा भी बताया गया है कि ही अर्न द मोनिकर आचार्य, एक अवार्ड है, ठीक है, जिसे उन्होंने 1922 में हासिल किया था गुजरात विद्यापीठ में पढ़ाते हुए, ठीक है। और जो जिसका फाउंडेशन किया गया था महात्मा जी के एक कपल्स ऑफ ईयर्स के द्वारा, फाउंडेड बाय द महात्मा जी के द्वारा, मतलब यानी कि फाउंडेशन किया गया था। और काफी साल पहले की बात है, कपल्स ऑफ ईयर 2-3 साल पहले की बात चल रही है यहाँ पर, उसके बारे में कही गई है बात। कपल मतलब कपल्स ऑफ ईयर, जोड़ा मतलब 2 साल कह सकते हो आप यहाँ पर, ठीक है। आगे चलते हैं। आपका इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट के रूप में अगर बात करते हैं तो इन्होंने कई प्रकार के जो मूवमेंट हुए उसमें भाग लिया, ठीक है। और जो क्वाइट इंडिया मूवमेंट था उसमें भी भाग लिया, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट था उसमें भी भाग लिया। और ये हमारे आईएनसी के मतलब यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, ठीक है, इंडिपेंडेंस के टाइम में, आजादी के टाइम में। और इन्होंने हमारे गवर्नमेंट के लिए काम किया है, और गवर्नमेंट असेंबली के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए काम किया है, कम से कम 1946 के 1947 के सेशन के लिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इनके कृपलानी जी के बारे में। ये पॉलिटिकल कैरियर के बारे में बात कर रखी है, ये भी आप लोग पढ़ लेना है। यहाँ पर पॉलिटिकल लाइफ के बारे में बताया गया है कि कब कब लोकसभा में इलेक्ट हुए, जैसे कि 1952 में, 1957 में, 1963 में, 1967 में, ये सारी चीजें यहाँ पर बताई गई है। आगे देखते हैं। इसमें एनवायरमेंटिस्ट के रूप में, एक पर्यावरणीय के रूप में थे, तो उसके बारे में कि बताया गया कि विनोबा भावे के साथ काम करते थे प्रिजर्वेशन के रिगार्डिंग, ठीक है, एनवायरमेंट प्रिजर्वेशन के रिगार्डिंग काम करते थे, उनके कंजर्वेशन के रिगार्डिंग काम करने थे। और 1970s के लगभग ये बात कही गई है। उनके पर्सनल लाइफ के बारे में अगर बात की जाए तो जो मैरिड थे, ठीक है, किसके साथ मैरिड हुई थी, सुचेता कृपलानी जी के साथ उनकी शादी हुई थी, और जो कि भारत की महिला चीफ मिनिस्टर थी, ठीक है, जिन्होंने उत्तर प्रदेश को लीड किया था। और कब, 1963 से लेकर 1967 में। और उसके बाद एक ऑटोबायोग्राफी के बारे में बात करें तो उनकी ऑटोबायोग्राफी माई टाइम्स के नाम से, जो कि 22 साल की एज में उनकी रिलीज हुई थी। और कब, आफ्टर हिज डेथ इन 2004 में, उनकी डेथ के बाद। आगे देखते हैं हम लोग। आयुर्वेदा के बारे में बात की गई है। आयुर्वेदा, जैसे कि सभी को पता है आयुर्वेदा क्या है। आयुर्वेदा क्या है एक्चुअली, कि इसके बारे में एक इसी से संबंधित, आयुर्वेदा से संबंधित एक रिसर्च और ट्रेनिंग सेंटर का इनॉग्रेशन किया गया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, जिसे ITRA, जो कि कहाँ है, जामनगर में है, ठीक है। और एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जो कि जयपुर में है,
5वां आयुर्वेद डे, जो 5th आयुर्वेद डे जब मनाया गया, जो कि 13 नवंबर 2020 को, उस दिन इसका इनॉग्रेशन किया गया, यहाँ पर बताई गई ये चीज। इसके बारे में डिक्लेरेशन सॉरी डेडिकेशन ऑफ द टू द नेशंस ऑफ ITRA जामनगर, ठीक है, एज एन इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस एंड NIA जयपुर एज इंस्टीट्यूशन डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी इज ए हिस्टोरिक स्टेप। देखिए यहाँ पर सारी चीजें वही कही गई है, ठीक है, कि जो जामनगर है एक ऐसा नेशनल इंपॉर्टेंस इंस्टीट्यूशन है, मतलब राष्ट्रीय रूप से, राष्ट्र के रूप से देखा जाए तो काफी महत्वपूर्ण है, NIA के रूप में भी देखा जाए तो जयपुर जो है एक ऐसा केंद्र डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए, जयपुर एज इंस्टीट्यूशन डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, ठीक है। डीम्ड मतलब क्या होती है, एक तो आपकी लोकल यूनिवर्सिटी होती है, ठीक है, मतलब एक प्राइवेट होती है, एक गवर्नमेंट होती है, और एक ऑटोनोमस कह सकते हो। प्राइवेट होती है वो एक प्राइवेट होती है लेकिन पूरे उसके पास पावर नहीं होती, या फिर कुछ कमियां रहती है तो उसे डीम्ड की कैटेगरी में रख दिया जाता है। कहते हैं ना कि एक को 100% पावर मिली है तो उसे 70% मिली है, ये कह सकते हो आप। तो ये क्या कर रहा है, इसी के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि दिस विल प्रोवाइड देम टू ऑटोनॉमी टू अपग्रेड द स्टैंडर्ड ऑफ आयुर्वेदा एजुकेशन। इससे क्या होगा, आयुर्वेदा एजुकेशन का स्टैंडर्ड बढ़ेगा, ठीक है। और इसके लिए काफी अलग अलग कोर्सेज को यहाँ पर मर्जिंग करने की बात की जा रही थी, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर, ठीक है। ये सारी चीजें यहाँ पर कहने की कोशिश की गई है। आयुर्वेदा के बारे में कब से 2016 में ऑब्जर्व किया गया था, और जब से हम 13 नवंबर 2020 को हर दिन इसे मनाते आते हैं हर साल। तो ये हो गए हमारे आज के कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स और टाइटल। तो यहाँ पर हमारा आज का जो सेशन है एंड होता है, डेट्स ऑल एंड फिनिश हुआ ये हमारा आज का डे।